मैं जस्ट थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि रिव्यू आर्टिकल होता क्या है। ठीक है, रिव्यू आर्टिकल जो है इसके अंदर सबसे पहले एक आर्टिकल समराइजिंग लिटरेचर ऑन अ टॉपिक, आपने एक स्पेसिफिक टॉपिक है उसके ऊपर आप एक लिटरेचर क्या होता है जो किसी भी साइंटिस्ट ने काम किया होता है, उसने पब्लिकेशन या रिसर्च की फॉर्म में उसको प्रेजेंट किया होता है। ठीक है, तो आपने रिव्यू करना है कि उसकी वो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी दे सकते हैं, आप किसी भी स्टूडेंट, आप अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, प्रैक्टिशनर है, कोई भी। ठीक है, हाई साइटेशन रेट ऑफ सम रिव्यू आर्टिकल। अच्छा, साइटेशन क्या होती है? व्हाट इज अ साइटेशन? जो रेफरेंस देते हैं, रेफरेंस क्या, आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा है, वो कोई और उसको अपने पेपर के अंदर रेफर करता है, उसे साइटेशन कहते हैं। तो क्या वो अच्छे साइंटिस्ट कंसीडर होते हैं जिनके पेपर साइट होते हैं। मेरी बात की समझ आई आपको? कि आप कोई रिसर्च पेपर लेते हो और कोई लोग आपको पढ़ते हैं उस रिसर्च पेपर को और अपने पेपर के अंदर वो बताते हैं कि ये मेरे जो पैराफ्रेज है या ये जो मेरे टेक्स्ट है ये उस बंदे के साइंटिस्ट की रिसर्च पेपर से रिफ्रेश किया है या जो भी किया है। ये एक कहते हैं हर बंदे की प्रोग्रेस का एक तरीका होता है, जो साइंटिस्ट होती है उनकी प्रोग्रेस का तरीका ये होता है कि उनके पेपर कितने साइट होते हैं। जिस तरह हमारी है, हमने मेरी असिस्टेंट प्रोफेसर है या कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब में किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जॉब करोगे, जब आपकी एनुअल प्रोग्रेस किस बेस के ऊपर जांची जाएगी कि आपने क्या काम किया है, या फर्ज किया आपने 3-4 साल आप 17 ग्रेड में रहे हैं, अब आपको 18 ग्रेड में प्रमोट कर दिया जाए, उसमें से वन ऑफ द क्राइटेरिया इज साइटेशन और अनदर क्राइटेरिया आपने पेपर कितने पब्लिश किए। ठीक है, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग आपको पता ये आता है कि कैसे आप लिखते हैं, ये सारी चीजें इसका वेरी भी एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। फर्ज किया मेरा है, मैं असिस्टेंट से एसोसिएट में फर्ज किया जाना है या एसोसिएट से प्रोफेसर की तरफ जाना है, वो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है प्रोफेसर बनने के लिए वो 15 रिसर्च पब्लिकेशंस है। अगर आपकी 14 भी पब्लिकेशंस है तो प्रोफेसर नहीं बन सकते। मेरी बात, आप एसोसिएट प्रोफेसर बनना है तो 10 पब्लिकेशन होनी चाहिए आपकी। ठीक है, इट मीन अगर आप पीएचडी की है उसके बाद आपने 10 पब्लिकेशन नहीं की तो आप पूरी जिंदगी असिस्टेंट प्रोफेसर ही रहोगे। मेरी बात की समझ आई आपको? दिस इज वन ऑफ द की क्राइटेरिया, मेजर क्राइटेरिया है मिनिमम क्वालिफिकेशन। अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट बनना है, ये मिनिमम है। इसके बाद आप जितनी मर्जी अच्छी पब्लिकेशन हो, फिर आपका और भी कोई, लेकिन समझो रहे एक ये मिनिमम, जिस तरह आप एडमिशन लेने के लिए लिखा जाता है कि 55% नंबर होने चाहिए, वो मिनिमम क्राइटेरिया होता है। ये 15 पब्लिकेशन मिनिमम क्राइटेरिया है। ठीक है, मेरी बात की समझ आई है आपको? इसी तरह जब आप बीएससी कर लेते हो, आपने एमएससी में एडमिशन लेना है, फर्ज किया आपके एक आपकी जो टॉपर है उसके एमफिल में एडमिशन के लिए क्राइटेरिया क्या होता है? बीएससी के मार्क्स, बैचलर के मार्क्स और प्लस टेस्ट के मार्क्स। ठीक है, ये तीनों करने के बाद फिर 10% बैचलर में से लिए, 10% एफएससी ने लिए, 20% आपका बीएससी के मार्क्स, बाकी रह गए कुछ इंटरव्यू भी होते हैं, बाकी होते हैं 10 मार्क्स। जो 10 मार्क्स होते हैं वो आपकी कम्युनिकेशन के होते हैं, पर क्या आपके 90 जो बाकी चीजें, अगर 10 मार्क्स हो गए आपकी कम्युनिकेशन के आपका, तो 90 में से जो टॉपर भी है फर्ज किया उसके हैं 72.5%। ठीक है, और जो मिनिमम जिसके ऊपर आया है मेरिट वो है 70 इसके 69.5 वाले का मेरिट नहीं है। ठीक है, लेकिन आपकी 2 पब्लिकेशन है या आपकी 3 पब्लिकेशन है, तो आपके नंबर कितने हो जाएंगे? अगर आपकी 3 पब्लिकेशन है और आपके नंबर आए हैं 69.5, इसके अंदर 3 नंबर पब्लिकेशन के ऐड करने,
72 आप टॉपर होगी। आपकी 9 CGPA 4x4 थी। मेरी बात समझ आई? आपने लेकिन आपकी पब्लिकेशन की वजह से आप वो जो 4x4 CGPA वाली थी ना उससे ऊपर चली। इसकी इतनी वैल्यू है कि पीएचडी में एडमिशन के लिए भी यही क्राइटेरिया है, जिनकी पब्लिकेशन ज्यादा होगी वो मेरिट में टॉपर पे आएगा। ठीक है, और अब जितने जितने आगे जाते हैं ना क्राइटेरिया सख्त होता जाता है। जितना आप आगे जाओगे आपका क्राइटेरिया जो एडमिशन का, अच्छा आपकी 2 3 4 अच्छी पब्लिकेशन है। अब यूके का ये क्राइटेरिया है कि अगर आपने बीएससी ऑनर्स के अंदर 3 से 4 अच्छी फैक्ट फैक्टर जनरल वाली पब्लिकेशंस की हुई है तो आपको एडमिट नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्ट पीएचडी पे एलिजिबल हो जाते हैं। ग्लासगो यूनिवर्सिटी में भी करा हुआ ये क्राइटेरिया था, अगर आपकी 3 से 4 अच्छी रिसर्च पब्लिकेशन है पीएचडी के दौरान, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन मिल जाता है। उसके बाद 3 साल में पीएचडी करें और आगे असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाए या लेक्चरर लग जाए कहीं भी। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस आर्टिकल राइटिंग। एक तो है ना रिव्यू आर्टिकल, एक होता है रिसर्च आर्टिकल, वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाऊंगा। रिसर्च करते कैसे हैं उसको। आपके 4th सेमेस्टर के जो बच्चे हैं ना वो मेरे साथ पिछले साल लगे थे, माशाल्लाह उनकी ने 3 पब्लिकेशन आ चुकी है ऑलरेडी। मेरे साथ वो लगे हुए रिसर्च में, उसमें वो हसीब है, सैयदा वो लड़की है, क्या नाम है उसका, बानो है नाम उसका, और इसके अलावा नुमान है, आगा, ये काफी बच्चे हैं जो लगे हुए माशाल्लाह 3 4 4 पब्लिकेशन उनकी। अभी जब इंशाल्लाह जब वो 1 सेमेस्टर तक जाएंगे ना तो उनकी जब पब्लिकेशंस आएंगी 10 10 15 15 20 20 तो वो इंशाल्लाह यहाँ तक जाएंगे वो। ठीक है, अब आपको भी मैं इनकरेज कर रहा हूँ कि आप लोग अभी पहले मैं रिव्यू आर्टिकल राइटिंग सिखाऊंगा, जब इसके अंदर आपकी डिमांड आ जाएगी तो मैं रिसर्च आर्टिकल अभी रिसर्च करके कैसे आप आर्टिकल लिख सकते हैं। रिसर्च के लिए आपको पता होना चाहिए कि उस रिसर्च से रिलेटेड ऑलरेडी कितनी रिसर्च हो चुकी है। मेरी बात को समझ आइए। रिसर्च के लिए आपको पता होना चाहिए कि इस टॉपिक के ऊपर दुनिया में कितना नॉलेज है। अगर मैं जब कोई ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर ऑलरेडी काम हुआ है वो भी रिपीट करूं तो नॉर्मली वो कोई रिसर्च पेपर वाला पब्लिश नहीं करेगा, तो वो कहेगा कि ऑलरेडी दिस पेपर हैज बीन, या इस तरह का मिलता जुलता काम भी है वो ऑलरेडी, या किसी और निकम्मे से किसी जर्नल पे आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, अब निकम्मे और अच्छे जर्नल में फर्क क्या होता है? वैल्यू किस बेस पे लगाते हैं? आपने से जो आईसीजीबी वाला आप कहते हैं कोई डेली दर्ज, लेकिन जनरल की कैसे वैल्यू होती है? बल्कि एक कुछ कहना चाहता हूं, बल्कि एक जनरल है वो साल में उसके 4 इश्यूज आते हैं। एक जनरल है उसके हर इशू के अंदर 50 पेपर है, तो टोटल कितने पेपर पब्लिश किए उन्होंने? 200। ठीक है, अच्छा, और उसी जर्नल के जो पिछले सालों के पेपर थे वो उसी साल कितने लोगों ने साइट किए? साइट का पता मैंने वही बताया कि साइट किए, पर क्या वो साइट किए हैं? कोई दुनिया के ऐसे कोई 400 आर्टिकल है जिसके अंदर उस जर्नल के कोई भी पेपर साइट हुए, तो जितने साइटेशन है divided by total number of publication in a year. अच्छा, अगर 400 साइटेशन है, 200 पेपर पब्लिश हुए तो इम्पैक्ट फैक्टर कितना होगा? 2 होगा ना? ठीक है, अच्छा, अगर किसी जर्नल को लोग, अच्छा, इम्पैक्ट तो मतलब होता है किसी भी चीज का इम्पैक्ट होना। ठीक है, आपने कोई वैरायटी डेवलप की, कई किसान उसको कभी आपने ना इलाके में ग्रो करें तो उसका इम्पैक्ट है आपकी उस रिसर्च का, लोगों को बेनिफिट हो रहा है। जब आप आर्टिकल लिखते हैं तो उसका भी इम्पैक्ट लोगों के ऊपर कैसे होगा? जहाँ उसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जब वो साइट करेंगे भी उसके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, जरा कोई ना कोई तो तरीका होगा ना।
अगर बल्कि आपने वैरायटी डेवलप की पिछले साल उसकी बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान की जो जील थी वो बल्कि 50 टन थी, लेकिन आपने वैरायटी डेवलप की उसकी वजह से 60 टन हो गई। लेकिन आपकी वैरायटी का पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर एक इम्पैक्ट है, ठीक है। सिमिलरली जो पब्लिकेशन है उसका इम्पैक्ट क्या होगा, जब कोई अगले साल वो पेपर पढ़ के अपने आर्टिकल के ऊपर उसको साइट करेगा, वो उसका इम्पैक्ट है। जितना ज्यादा साइट होगा उतना ज्यादा उस जर्नल का या उस रिसर्चर का इम्पैक्ट है, ठीक है। अब ये है इसका टू इम्पैक्ट फैक्टर है ये। अच्छा, मैक्सिमम इम्पैक्ट फैक्टर नॉर्मली होता है किसी जर्नल का है 55, ठीक है। वो नॉर्मली वो जर्नल होते हैं जहां पर बहुत ही यूनिक रिसर्च पब्लिश होती है, लाइक आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी होगी आपने, वो नेचर है जर्नल, उसके अंदर पब्लिश हुई थी। एक है क्वाड्रेटिक मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है। यदि आप द पब्लिकेशन दैट हैज लॉट ऑफ इम्पैक्ट, और इसी तरह मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट, ये सारे जब किसी जर्नल किसी रिसर्चर देश को पहले एक रिसर्च पेपर की फॉर्म में पब्लिश होती है, बाद वो बुक की फॉर्म में या बाकी चीजों की फॉर्म में वो बाद में पब्लिश होती है, ठीक है। ये सारे और उनका और नेचर एंड साइंस है, इनका जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो 45 है, 50 है, ठीक है। इट मीन लेकर वहां पर पेपर पब्लिश करने के लिए आपकी जो रिसर्च है वो बहुत ही कोई ऐसी हाई लेवल की रिसर्च होगी तब वो बहुत अच्छा, ठीक है। अब आप लोग अगर 1.5 या 2 के से नीचे भी आप पब्लिश कर लोगे ना, तो मैं समझूंगा कि आप उस वाटसन के मॉडल के लेवल के साइंटिस्ट हैं अभी इसी एज में। मेरी बात को समझ आई है? तो ये क्या है कि आप जितने अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में पेपर पब्लिश करोगे, अच्छा, लेकिन क्राइटेरिया क्या है अच्छे जर्नल में, आपको वर्क हार्ड, ठीक है। जितना अच्छा आपने कोई चीज लिखी, बहुत अच्छा समराइज किया किसी डाटा को, उस रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपने गैदर कर ली इंटरनेट से, ठीक है, तो ज़ाहिर वो फिर उसकी राइटिंग आपकी बड़ी अच्छी है, प्लेजरिज्म नहीं है, राइटिंग बहुत अच्छी है, प्लेजरिज्म नहीं है, और आपने उसकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी बनाई हुई है, उसकी एडिटिंग बड़ी अच्छी की हुई है, तो उसके अंदर जो फिगर्स है उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, टेबल है उसकी आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको समराइज किया हुआ टेबल को। ये these are the criteria for the publication in a good reputed journal, ठीक है। अब ये देखिए, अब इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। अच्छा, preparing to write a review article, see whether the journal publish review article, अगर आपने जिस जर्नल में पब्लिश करना है इसको, क्या वो रिव्यू आर्टिकल पब्लिश करता भी है कि नहीं। नेक्स्ट है कंसर्न द जर्नल इंस्ट्रक्शंस, जो जर्नल है वो बताता है कि इसका रेफरेंस का स्टाइल कैसा होना चाहिए, अब्स्ट्रैक्ट कितने वर्ड्स का होना चाहिए, इंट्रोडक्शन लिखना है तो वो टोटल पेज कितने होने चाहिए। मेरी बात की समझ आई है? वो साइटेशन का स्टाइल क्या होगा, वो मैं सारी अभी नेक्स्ट आपको शायद मैंने एंड्रॉइड पर बताया था कि एंड्रॉइड पे तुम कैसे हम साइट करते हैं, वो एक लाइब्रेरी द्वारा बताया था आपको, एंड्रॉइड ही बताया बता दिया है, तो लेकर बताया होगा, ठीक है। look at the review article in the journal, check before whether the editor might be interested or not। मैं उनको एक ईमेल करके देखूं, मैं इस टॉपिक के ऊपर रिव्यू आर्टिकल लिखना चाह रही हूं, whether you will क्या तुम इसको पब्लिश कर लोगे कि नहीं, समथिंग लाइक दैट। नहीं तो आप लिख के उनको भेज दें, दोनों तरीके से, ठीक है। अगर वो जर्नल पेपर पब्लिश नहीं एक्सेप्ट नहीं करता तो आप किसी और में, लेकिन निशान नहीं होना, क्योंकि ये आपका पहला एक्सपीरियंस है। लेकिन नॉर्मली वो जो आपको रिजेक्शन भेजते हैं ना, वो ऐसे नहीं भेजते कि आपका पेपर रिजेक्ट है, वो बताते हैं कि इससे क्या कमियां है, क्या खूबियां है, वो देख के आपने अपने पेपर को अपडेट करना है। कहते नेगेटिव की कह सकते हो, एक कमेंट्स है जो आपके पेपर के बारे में उसने सारा पढ़ा और उसके बारे में उन्होंने आपको एक रिव्यू करके आपके पेपर को आगे रिव्यू किया उन्होंने, ठीक है। अगर उसमें से जो गलतियां निकली है ना, उसको आपने क्रिटिकली एनालाइज करना है कि ये गलतियां मेरे क्यों हुई और इसको मैं ठीक कैसे कर सकती हूँ, ठीक है।
ये लर्निंग प्रोसेस होता है। लर्निंग प्रोसेस क्या होता है? जब आप एक चीज को कर लेते हो फिर दूसरा आप अभी मैंने एक पेपर सबमिट करवाया दिसंबर में, उसकी उन्होंने बताया कि ये चीजें, तो वो हसीब का लड़का, मैंने उसको भेजा, मैंने कहा बच्चे ये देखिए इसने ये लिखा है, अब आप इसको ना इम्प्रूव करके आपने देखनी है, उसको गलतियां फिर आपने इम्प्रूव करनी है। उसने की, फिर भेजा, फिर उन्होंने कह दिया कि ये चीज है। अब 2-3 बार 4 बार अल्टीमेटली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, अब उसी तरह का आर्टिकल अब मैंने एक और पब्लिश कराना था, मैंने हसीब को कहा कि जितनी भी पिछली गलतियां थी वो दोहरानी नहीं चाहिए। मेरी बात की समझ आई? जो भी 3-4 प्रोसेस के दौरान जो गलतियां थी आपके इस पेपर के अंदर, आप वो दोबारा दी। अब माशाल्लाह उसने भेजा पेपर, अब वो हमारे भी कोई ऐसा जिन्होंने ना हमें मेजर गलती नहीं निकाली। इट मींस एक बार आपने सीख लिया, अगर आप साल पे आगे पढ़ने को नहीं होगा, अक्सर मैं कर ही नहीं सकता। वो ये सोच लिया आप लोगों के, हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है और आप कर सकते हैं, ठीक है? और आपने ये करना है, ये तो पास नहीं होना, ठीक है? क्योंकि आप लोगों ने ये करना है, जब करेंगे तो आएगा आप लोगों को, ठीक हो गया? अब नेक्स्ट है सर्च द लिटरेचर थॉरली। आपने क्या करना है? रिसर्च पेपर पढ़े थॉरली, फिर आपने हर पेपर का रिकॉर्ड रखना कि ये मैंने यहाँ से लिया, उसका एंड्रोइड लाइब्रेरी बनाते जाए, रेफरेंस है, साइटेशन है। फिर इफ पॉसिबल ऑब्टेन हेल्प फ्रॉम द लाइब्रेरियन, आप इंटरनेट से ले लें, लाइब्रेरियन से ले लें, किसी लाइब्रेरी वाले से। परहैप्स हैव अ क्राइटेरिया फॉर इंक्लूडिंग आर्टिकल्स, कंसीडर रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन, कंसीडर यूजिंग वीडियोग्राफी सॉफ्टवेयर। यही जो मैंने एंडनोट का, ये जो वीडियोग्राफी सॉफ्टवेयर है, ये क्या है? वो एंडनोट है, और इसके अलावा और भी है, लेकिन मैंने वो जो एंडनोट वाली फाइल भेजी है वो रजिस्टर्ड है, वो आपको परचेज नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है? स्ट्रक्चर क्या है? ऑर्गेनाइज आर्टिकल केयरफुली, स्टे फोकस, इंटीग्रेट विद व्हाट यू फाउंड। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? ऐड करना, जोड़ना, दो डिफरेंट आर्टिकल को कैसे इंटीग्रेट, इधर कुछ आप स्टेटमेंट एक पेपर से लोगे, कुछ दूसरे से लोगे, फिर तीसरे से देखो, उनको आपस में इस तरह इंटीग्रेट करना है वो एक ही आर्टिकल लगे। ये रहा होगा वो अल्टीमेटली वो आपको और ही किस्म का आर्टिकल नजर आए, ठीक है? आपकी ऑडियंस कौन सी होगी? जहाँ आप जब रिसर्च पेपर लिखोगे, आपकी ऑडियंस कौन सी होगी जो उसको पढ़ेगी? वो कौन हो सकते हैं? वो स्टूडेंट्स हो सकते हैं, वो प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, वो रिसर्चर्स हो सकते हैं। आपने आप ये जो आर्टिकल है ये साइंटिफिक आर्टिकल है, ये क्या है? साइंटिफिक रिव्यू आर्टिकल, ये एक आम पब्लिक नहीं है। आजकल अक्सर लोग, अच्छा ये हदीस आपने कहां से, इसका रेफरेंस बताओ, अक्सर ऐसे ही फॉरवर्ड कर देते हैं हदीस, हालांकि कई हदीसें ऑथेंटिक सोर्स से नहीं होती, वो हम गलत करते हैं। सबसे पहले तो आप ये रिसर्चर जो होता है, जो साइंटिस्ट होता है, क्योंकि हम कोई भी आर्टिकल लिखते हैं उसके अंदर जो भी चीज लिखते हैं वो इंडियन साइंटिस्ट ने लिखा होता है। इसलिए आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, इंटेलेक्चुअल है आप लोग, ठीक है? इंटेलेक्चुअल लोग ही उस पूरे को देखेंगे नहीं ये इसका सोर्स क्या है, कहीं हम गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं आगे ला रहे हैं। तो इसको आप लोगों ने श्योर करना है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो आप आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो एक ऑथेंटिक सोर्स है। अगर ठीक है, बिकॉज आपकी ऑडियंस कौन सी है? आपने को पता है कि आपके रिसर्चर है। अब वो आप कोई भी राइटिंग लिखोगे, अगर आपने किसी का रेफरेंस नहीं दिया तो वो तो आपको पकड़ेगा। इवन वो आपके उस आर्टिकल को भी मैसेज कर देता है कि इस आर्टिकल के अंदर मुझे ये लगा है कि ये रेफरेंस से गलत है। तो ये एक बैड एम होता है उस साइंटिस्ट का, जर्नल का भी। मेरी बात इसलिए वो बहुत क्रिटिकली आपके पेपर को, ये पाकिस्तान में नहीं होता यार, यार कोई नहीं पास कर रहे, यार कोई नहीं, ऐसा नहीं होता। जो इंटरनेशनल जो ऑडियंस है, जो इंटरनेशनल आपने कहीं भी कम्युनिकेशन करनी है, जो इंटरनेट के ऊपर आनी है, इट मस्ट बी अ गुड डॉक्यूमेंट। क्या होना चाहिए? ये डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आप लोगों ने एक बहुत अच्छी इंग्लिश लिखी हुई है, राइटिंग स्किल्स अच्छी है, रिव्यू किया है, अच्छा किया है, समराइज अच्छे तरीके से किया है, ठीक है? डबल चेक द टेक्स्ट, वही बात जो बार बार मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो आपने उसको डबल चेक करना है।
पर्पज ऑफ रिव्यूइंग है वो स्कोप के जनरल के मुताबिक होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा डिटेक्ट मेथोडोलॉजी एंड प्रेजेंटेशन मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, नोवेलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, कुछ ना कुछ ऐसा काम होना चाहिए जो पहले नहीं उस तरह का रिव्यू किया किसी ने, ठीक है। एथिकल इश्यूज, एथिकल इशू क्या है कि आपने किसी का काम प्रेजेंट करके आप उसका रेफरेंस दीजिए इस एथिकल, इसके अंदर एथिकल ये होगा ना, ये तो नहीं होगी। अच्छा, और इससे दैट वुड ऐड टू द साइटेशन ऑफ द जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर, वो पिछली बार मैंने कहा है, इससे उस जर्नल की साइटेशन भी बढ़े, आपके पेपर्स को लोग पढ़े, और उस जब आपके पेपर्स को लोग पढ़ेंगे वो अपने जर्नल के अंदर अपने रिसर्च पेपर के अंदर उसको साइट करोगे, उसकी भी साइटेशन बढ़ेगी, ठीक हो गया। और उसके बाद इसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, स्पीड भी आप बहुत जल्दी लिखें, प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल, होनेस्टी, क्यूरियोसिटी जो भी है, ये सारी चीजें जो एक अच्छे क्रिएटर के अंदर होनी चाहिए। जब आप के अंदर है कोई प्रोफेशनल बन रहा है, वो क्यों है? क्योंकि वो बंदा क्यों है प्रोफेशनल? क्योंकि वो हार्ड वर्कर है, डेली अपनी प्रैक्टिस करता है, वो जो नए रूल्स आ रहे हैं उसको उसके मुताबिक अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है, ठीक है। तो आप दुनिया का कोई भी बंदा कोई भी अच्छा बन सकता है, लेकिन अगर वो इन चीजों को फॉलो कर ले, आपके अंदर कुछ नहीं है, आप इन चीजों को फॉलो करो, आप दुनिया के बेहतरीन साइंटिस्ट, बेहतरीन इंजीनियर, बेहतरीन क्रिकेटर, बेहतरीन फुटबॉलर, अमेरिका ने अपने बेटे को अच्छा क्रिकेटर बनाओ, ठीक है, अच्छा वो क्रिकेटर बने, अच्छा स्पोर्ट्समैन बने। तो मैं उम्मीद करता हूं 3.5 साल का कुछ मैं सिखाता हूं, डेली मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है। मेहनत के बगैर कोई शय पॉसिबल नहीं है। अगर कहे ना कि यार मिलता नहीं है कोई, भी ऐसे चला गया बाहर, मैं भी चली जाना, उसे या मुझे मेहनत करनी पड़ेगी ना, मेहनत के बगैर कोई चीज पॉसिबल नहीं है। ये वर्क हार्ड विद फोकस, ये नहीं है अन्य वहां मेहनत करिए लोग लकड़ी जो फिर आओ तो चुके ऑब्जेक्टिवली होनी चाहिए मेहनत, ठीक है, ऑब्जेक्ट जिसका कोई मकसद हो, ठीक है। तो और प्रोफेशनलिज्म भी होनी चाहिए, भी आप वो चीजें हैं जो अकॉर्डिंग टू द एथिक्स ऑफ द उस स्पेशल शोपिंग होता है, वो ऑनेस्टी, बाकी ये चीजें तो काफी हद तक आप लोगों को, टाइटल है वो बड़ा कंसाइज होना चाहिए एरिया भी, इसलिए मैं मेन फोकस आपके टाइटल के ऊपर है, तो ऑलरेडी वो पब्लिश ना हुआ हो टाइटल, उस टाइटल से उसके अंदर यूनिकनेस आनी चाहिए, वो टाइटल देख के ना उनको कम से कम क्यूरियोसिटी हो कि इसके अंदर है क्या लिखा हुआ। भी एक चीज गूगल पे क्या सर्च करते हो, कई आर्टिकल दिखते हैं, तो मुझे ये नहीं रोज पता पड़ता है, कम से कम आपका टाइटल ऐसा अच्छा होना चाहिए कि लोग ना उसके वो पढ़े, उसको रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। ये सारी कहानी आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि पर्सपेक्टिव हॉस्पिटल बेस्ड स्टडी ऑन द पैटर्न ऑफ ईयर डिजीज इन चिल्ड्रन, ये डिफरेंट उन्होंने एग्जांपल बताए हुए, पैटर्न ऑफ ईयर डिजीज इन चिल्ड्रन, व्हाट इज द पैटर्न। तो इसको डिफरेंट इन्होंने एक ही टाइटल के डिफरेंट इन्होंने पैटर्न ऑफ ईयर डिजीज इन इंडियन चिल्ड्रन प्रेजेंटेड एट अ रूरल हॉस्पिटल। तो अब आपने देखना है कि इसके ऊपर एक पहले ना पब्लिश हुआ हो, यूनिकनेस हो, लोग पढ़े उसको पेपर को, फिर आपके पेपर को साइड भी करें, इतना अच्छा टाइटल होना चाहिए। फिर वो अब्स्ट्रैक्ट कितने वर्ड्स का होना चाहिए, ये वो कहानी है। आपको पता है सबसे पहले अब्स्ट्रैक्ट आता है, फिर इंट्रोडक्शन आता है, फिर वो सारी की सारी उसकी ये तो सारी चीजें वो है, मेथोडोलॉजी क्या है, स्टडी डिजाइन, कैलकुलेट, सैम्पलिंग, साइज, डिस्कशन में ये आपको समझ आई। इस चीज का मैं एंड नोट के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि आपने एंड नोट को यूज कैसे करना है, ठीक है, रेफरेंस कैसे देने हैं, वो चीजें आपको अच्छा अब है कि ये हमारे पास ये रिव्यू आर्टिकल है,
अब ये देखें ना, बीटा कैरोटीन जो कैरेट के अंदर होती है उसका एनालिसिस करने के लिए एक टेक्निक है स्पेक्ट्रोमेट्री, उसके बारे में इन्होंने बताया कि इसके बारे में रिव्यू आर्टिकल लिखा है। ठीक है, ये सारा इसी के अंदर ही बोर्ड है ये तो अच्छा। इसके अलावा मैं कुछ और दिखाता हूँ। हाँ हाँ ये आप तब तो बात कर सकती थी, आज से 100 साल पहले आप पैदा हुई हो। बताएं बताएं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू टू ए ट्रेन। ट्रेन बन सकती आप, ट्रेन बन सकती आप। तो नॉर्मली बात आपकी ठीक है, जो वर्चुअल पेज फॉर्मूला डीएनए आया था वो एक पेज का है रिसर्च आर्टिकल, सिर्फ उसके तो बड़े फ्यू रेफरेंसेस थे। ठीक है, अब डीएनए के बारे में पेज मॉडल था, लेकिन पहले डीएनए के बारे में पढ़ा हो तो लोगों को पता ही था, अगर उसका मॉडलिंग करना है किसी ने तो देखा होगा ना कुछ ना कुछ चीजें। आपकी बात अच्छी है कि अब सॉरी इफ यू हर्ट हुई है, तो ये इतना ये एक क्रिस्पर बेस मेथड फॉर जीनोम एडिटिंग है, ये जरा मुश्किल। अजय देख रहा ब्रीडिंग इन मैंगो, ये रिव्यू आर्टिकल है। ठीक है, क्या है रिव्यू आर्टिकल है ब्रीडिंग इन मैंगो। ठीक है, ये पाकिस्तान से पब्लिश हुआ है। ठीक है, हमारे डॉक्टर जाफर इस्माइली साहब ये हमारे टीचर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में होते हैं। ठीक है, अब ये है कि मैंगो है, इसके बारे में पहले तो एब्स्ट्रैक्ट लिखा है, आपने भी ऐसे लिखना, पहले टाइटल, फिर ऑथर्स नेम, फिर आगे डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो भी है आपका इधर का पंजाब यूनिवर्सिटी का ना। ठीक है, अभी आप डिपार्टमेंट में तो हुए नहीं है किसी में, तो आप फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में लिख दें। ठीक है, या उसके बाद ये है इसका एब्स्ट्रैक्ट होता है, कीवर्ड्स भी 3-4 देने होते हैं। ठीक है, फिर इंट्रोडक्शन है, मैंगो के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देनी है कि मैंगो है क्या। ठीक है, इसकी कितनी वो ये मैंगो वन ऑफ द 73 जनरल ऑफ द फैमिली एनाकार्डी, इसकी फैमिली बता दी, किंग ऑफ फ्रूट है, ये किसने बताया, अगर किसी ने कहा कि ये किंग ऑफ फ्रूट है, ये भी सबसे पहले किसी न किसी ने बताया होगा कि किंग ऑफ फ्रूट है, तो वो उसका आपने उसका रेफरेंस जरूर देना है। ठीक है, और रेफरेंस ये है कि जहां से शुरू हुआ है काम वहां से लेकर 2021 9 जून तक सारे रेफरेंसेस आनी चाहिए, सारे रिसर्च पेपर पढ़ने। ठीक हो गया, और ये देखिए इसके अंदर, अच्छा अब ये देखिए ये रेफरेंस दिया हुआ है इन्होंने, मुखर्जी, फिर आगे ये है कि मैंगो हैज बीन कल्टीवेटेड फॉर 1000 ऑफ ईयर इन इंडिया। ज़ारा पाकिस्तान और इंडिया, पहले इंडिया ही था ना ये बहुत अर्सा पहले भी, ये किसने बताया, ये भी किसी ने बताया होगा, मुखर्जी ने 1953 एक पेपर भेजा, उसके अंदर बताया कि मैंगो को कल्टीवेट किया जाता रहा है, उसने अपने रिसर्च पेपर के अंदर ये बात लिखी, तो आपने उसका रेफरेंस जरूर ऐड किया। अब हमने हेलो बोलना नहीं किसी ने भी, ये देखिए ये एक अभी मेरा एक थीसिस है हमारे स्टूडेंट्स का, एक जीनोम एनालिसिस ऑफ दिस जीन्स इन स्ट्रॉबेरी। ठीक है, ये फ्रिजेरिया वेस्का, उसके अंदर हमने जो इथाइलिन बायोसिंथेसिस रिलेटेड जीन्स है उसके ऊपर एक रिसर्च आर्टिकल है, ये रिव्यू आर्टिकल नहीं है, दिस इज अ रिसर्च थीसिस जिसके अंदर हमने काम किया। ठीक है, तो मैं अब आपको एक नई फाइल बना के दिखाता हूँ। पर क्या हमने लिखना है, मैंगो इज एन इम्पोर्टेंट फ्रूट in the
फैमिली एनाकार्डियेसी। ठीक है, अब ये किसी ने लिखा है। ठीक है, अब हम कहां से लिखेंगे? फर्ज के ये हमने इसको गूगल स्कॉलर में आपने कहां जाना है? आपने रेफरेंसेस कहां से लेने हैं? गूगल स्कॉलर। आपने गूगल स्कॉलर में जाना है, वहां जाके आपने इसको सर्च आउट करना है। फर्ज के यहां पर आपने ये लिखा कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैंगो। फर्ज के ये वाला पेपर है, ठीक है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि मैंगो इज इंपॉर्टेंट, मैंगो इज अ डाइकोटिक फ्रूट फैमिली इन एनाकार्डियेसी। ये देखो एनाकार्डियेसी के अंदर है। ठीक है, अब इसका रेफरेंस आपको कैसे मिलेगा? आपने बैक में जाना है। ये जो ये आपने क्लिक किया था, इसके ये 2 लाइनें ये लगी हुई है। ठीक है, इसको क्लिक करना है और इसका एंड नोट लिखा हुआ नीचे, आपने इसको क्लिक कर देना है। जब इसको क्लिक करेंगे तो ये एक स्कॉलर नाम की ना एक ये आपने इसको खोलेंगे ना, तो आपकी जो एंड नोट की लाइब्रेरी खुली होगी उस सॉफ्टवेयर के अंदर ये खुल जाएगा और आपकी लाइब्रेरी का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, मेरी बात की समझ आई है आपको? अभी क्योंकि फिलहाल मेरे पास एंड नोट खुला नहीं था, ये इंपोर्ट हो रहा है, देखो ना। अब ये मेरी लाइब्रेरी का पार्ट बन गया। किसका हो गया? लाइब्रेरी का पार्ट हो गया। अब यहां से आपने इसको कॉपी करना है। अब आपने इसको कॉपी करके फर्ज किया, अब आपको नहीं मिल रहा। अब ये देखो ना, 144 रेफरेंसेस ऑलरेडी है, मैंने लाइब्रेरी बनाई हुई है। अब यहां पर मैं लिखूंगा क्विक सर्च में मैंगो। जब आप मैंगो लिखोगे तो वो 2 ऐसे रेफरेंसेस हैं जिनके अंदर मैंगो का जिक्र है, लेकिन मैंने ऊपर वाला फर्ज किया ये यूज करना है। इसको कॉपी किया मैंने और ठीक है, और इसको आपने यहां जाके आपने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि ये एंड्रॉइड X5 की आपका जब इंस्टॉल करेंगे एंड्रॉइड X5, उसका क्रैक करेंगे, क्रैक वर्जन है, उसके अंदर एक फाइल है, उसको आप कॉपी पेस्ट करोगे सी ड्राइव में जाके तो वो क्रैक हो जाएगी। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कैसे करनी है। अब आपने आगे लिखना है, फर्ज किया मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट एंड ओरिजिनेटेड इन इंडिया। इसका ओरिजिन जो है, ये कहा जाता है कि ये जो साउथ इंडिया है ये इसका ओरिजिन है। सबसे पहले जो एवॉल्व हुआ था ना मैंगो, वो यहाँ पर हुआ था। ठीक है, अब हम ये इसके बारे में हम लिखते हैं। अब फर्ज किया मैंगो ओरिजिन के ऊपर क्या कोई पेपर है, तो पता चला ओरिजिन ऑफ मैंगो, ये डेफिनेटली इसके अंदर ये ओरिजिन ऑफ मैंगो। अब आपने क्या करना है कि इसकी ये करेंगे, इसको एंड नोट में लेके जाएंगे और इसको दोबारा खोल दें, इसको क्लिक करेंगे यहां से, तो ये आपकी लाइब्रेरी के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। ये मुखर्जी वाला पेपर वही आ गया। ठीक है, अब आपने इसको कॉपी करेंगे यहां से और इसको आप साथ में पेस्ट करते जाना है। डेली आप 25 से 30 मिनट या 40 मिनट इसके ऊपर लगाए ताकि आपका रिव्यू आर्टिकल लिखा जाए। ठीक है, जब ये सारा काम आप कर लेंगे उसके बाद आपने इसको क्या करना है कि बल्कि साथ साथ ही करते जाए, इसको अपडेट करते जाए। जब आप इसको अपडेट करोगे तो आपके रेफरेंसेस एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट वो अरेंज हो जाएंगे। ये देखिए, ये अरेंज हो गया ना। आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब हम एमएससी कर रहे थे तो ये एंड नोट वगैरह का जमाना नहीं था। हम तो खुद ही इसके अंदर ये चीजें भी खुद ही लिखते थे सारे। इधर भी रेफरेंस देना, फिर इधर भी इसको टाइप करके और ये सारी कहानी बड़ा मुश्किल होता था उस दौर में पेपर पब्लिश करना, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। अब तो कहते हैं ना मशीनी दौर आ गया है, यू जस्ट गो सर्च और उसको पेस्ट करते जाए और नॉलेज को गैदर करना भी इजी हो गया। हम तो फिर भी ठीक थे। हमारे पुराने दौर में तो लोग लाइब्रेरियों में जाके वो पेपर पढ़ते थे, फिर जाके उसमें से वो रिसर्च पेपर में से वो उसको अपने रीफ्रेज करते थे चीजों को, फिर उसका रेफरेंस भी लिखते थे, वो भी मैनुअली लिखते थे यहाँ भी और यहाँ भी, उसका पूरा वो देख के। अब ये देखिए, अब रेफरेंस लिखते कैसे है? सबसे पहले
ये इधर तो आपने जस्ट उसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया कि ये साइंटिस्ट है और इसने इस ईयर में, लेकिन यहां पर आपने डिटेल लिख ली लिस्डा। अब ये जो लिस्डा है, ठीक है, या ये मुखर्जी है, ये मुखर्जी एसके पहले, सबसे पहले उसका नाम, फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन, किस साल में ये पेपर पब्लिश हुआ, तो उस जिस पेपर से आपने लिया उसका टाइटल क्या है, ठीक है, फिर आपने लिखना है कि उसकी जर्नल का नाम क्या है, इकोनॉमिक बॉटनी है, फिर उस जर्नल का पेज वॉल्यूम नंबर कौन सा है, मैंने कहा एक जर्नल लॉट में 4 वॉल्यूम एक साल में, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ठीक है, वो फिर उसके उस वॉल्यूम का आगे पेज नंबर कौन सा है। अगर कोई बंदा इस पेपर को पढ़ना चाहे तो आपके तवासुत से लोग उस पेपर को पढ़ेंगे, ठीक है, मेरी बात की समझ आ गई आपको। तो इस तरह आप एंड नोट को इंस्टॉल, वो मैं आपको वो इसका सॉफ्टवेयर है वो भेजूंगा, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, जो भी इंस्ट्रक्शन है, तो जो वहां पर जो लिखेगा कि इसको की लिखे या एवेल्युएट करे, आपने एवेल्युएशन में चले जाना है, एवेल्युएट करके फिर आपने क्या करना है, जब एवेल्युएट हो जाए फिर आपने क्या करना है, फिर जहां पर आपका सॉफ्टवेयर होगा ना उसकी सॉफ्ट कॉपी पड़ी होगी, ये बायो सॉफ्टवेयर है, यहां पर एंड नोट ये है, इसके ऊपर क्रैक लिखा हुआ है, ठीक है, आप क्रैक में जाएंगे और यहां इसको कॉपी करेंगे, ये ऊपर वाली फाइल है, इसको कॉपी करके फिर आपने जाना है सी ड्राइव में और वहां जाके आपने इसको एंड नोट X5 में जाएंगे और यहां इसको आपने रिप्लेस कर देना है, कंट्रोल V करेंगे तो रिप्लेस कर देना फाइल इन द डेस्टिनेशन। जब ये फाइल को डेस्टिनेशन में रिप्लेस कर देंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो रजिस्टर्ड हो जाएगा और आपको कोई पैसे नहीं या कोई ऐसी चीज नहीं देनी पड़ेगी, सब ठीक हो गया, समझ आ गई क्या कैसे करते हैं, ये समझ आ गई आपको। और आपके पास इंटरनेट है, आपके पास रिसर्च पेपर्स है, आपके पास एंड नोट है, डेली आप जितने मेंबर हैं, कितने मेंबर है, 2 3 मेंबर है ना एक ग्रुप के, तो वो आप 2 है, ठीक है, आप हेडिंग्स बना लें कि आपने इस रिव्यू आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है, तो एक को कह दें कि आप इस हेडिंग से रिलेटेड जितने भी रिसर्च पेपर है वो पढ़ लें, वो ऐड करते जाए, दूसरा इस पे करता जाए, बाद में आप अपनी एंड्रॉइड की लाइब्रेरी पे आप अगर अपने कंप्यूटर पे करेंगे आपकी लाइब्रेरी और बनेगी, तो दूसरा जो है उसकी बाद में आप उन दोनों लाइब्रेरी को कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे, मर्ज भी कर सकते हैं आप जी। एक मैं बताता हूँ अभी। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे, अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। बहुत अच्छा जो आपको बताना था यही चीज पॉइंट बतानी थी कि हर रेफरेंसेस के स्टाइल क्या है, डिफरेंट कई ऐसे होते हैं जनरल जिसके अंदर ना, ये देखिए अब ये जो हमने अभी आर्टिकल ये ठीक है, अब ये एडवांस एग्रोनॉमी एक जनरल है, ये ऊपर लिखा हुआ ना एडवांस एग्रोनॉमी, ठीक है, इसका स्टाइल ये है, ठीक है। कई ऐसे जर्नल्स होते हैं लाइक आर्काइव्स ऑफ बायोलॉजी एक जर्नल है, ठीक है, इसके अंदर तकरीबन दुनिया जहां के सारे जर्नल के स्टाइल है, तो सिलेक्ट अनदर स्टाइल पे जाएंगे। अब यहाँ पर ये देखो दुनिया जहाँ के ज्योग्राफी के, बिजनेस के, साइकोलॉजी, बायोलॉजी और फिर इकोलॉजी का फर्क है, जो BMC इकोलॉजी है, इस जर्नल में आपने कोई रिव्यू आर्टिकल लिखना है जो कि इकोलॉजी से रिलेटेड है, प्लांट डाइवर्सिटी के ऊपर है, प्लांट इंसेक्ट इंटरेक्शन के ऊपर है, प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन, जो सारा ये इकोलॉजी है, आपका जो एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन जो होता है उसे इकोलॉजी कहते हैं। तो आप इस जर्नल में पेपर पब्लिश करेंगे तो आप इसको ओके करेंगे। ये देखिए, ये इस जर्नल का स्टाइल ये है कि 1 और यहाँ पर रेफरेंसेस नहीं लिखते, यहाँ पर 1 या 2 लिखते हैं, तो ये आपको उसके मुताबिक अरेंज कर देगा कि जस्ट पहले ये होता था कि आपका एक पेपर जनरल के अंदर पेपर है, उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, अब आपने वही पेपर किसी और जनरल में पब्लिश करवाना है, तो उसका रेफरेंस का स्टाइल और है, तो फिर हमें पूरे 6-7 दिन लगते थे उनमें से 1 को रिमूव करना, फिर उसको उसकी जगह नाम लिखना,
मेरी बात की समझ आई? या नाम की जगह वन लिख रहे हैं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन अब क्या हो गया, जब आप एंडनोट के थ्रू रेफरेंस ऐड करते हैं, जस्ट अ क्लिक अवे। अच्छा, कौन सा वाला यूज करना है? आपने जिस जर्नल में पेपर पब्लिश करना है उसके मुताबिक, ठीक है। अब आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो पोस्ट आरएस के ऊपर है। अब इसका पोस्ट आरएस बायोलॉजी रिव्यू आर्टिकल है, उस जर्नल में आप पेपर पब्लिश करेंगे। ये जो है ये प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी पे कर रही है, ये जेनेटिक्स के ऊपर काम डिफरेंट जर्नल है, डिफरेंट उसके स्टाइल्स हैं। आपने सबसे पहले फर्ज किया आप कैसे ये एक ये बचे अच्छा, आपने इसी जर्नल के अंदर पेपर पब्लिश करना है। जिस तरह अभी मेरा एक पेपर पब्लिश हुआ है, और जो मर्जी करो क्लास आज कंटिन्यू रहनी है। एक मिनट, हॉर्टिकल्चर एनवायरनमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये एक जर्नल है HEB, ठीक है, HEAB हॉर्टिकल्चर एनवायरनमेंट। ये एक स्प्रिंगर का जर्नल है। स्प्रिंगर एक अच्छी पब्लिकेशन वो पब्लिशिंग ग्रुप है। स्प्रिंगर हो गया, और इसके अलावा नेचर हो गया, साइंस हो गया, फिर इस तरह के डिफरेंट। अब हॉर्टिकल्चर एनवायरनमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी, इसके अंदर आपने कोई रिव्यू आर्टिकल पब्लिश करवाना है। अब क्या करेंगे, इसके पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। सबमिट आर्टिकल से पहले आपने सबमिशन, ये आपकी बात, आपने सबसे पहले उस जर्नल की सबमिशन गाइडलाइंस पढ़नी है। ये इसके अंदर ये सारा बताया होगा कि ये जो जर्नल है इसके अंदर आप किस तरह के आर्टिकल पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। और फिर मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, ये राइटिंग, ये जो आपका रिव्यू आर्टिकल होगा इसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। इसको कैसे आपने पब्लिश करना है, ठीक है। ये सारा एम्स क्या है, इसके स्कोप क्या है, पब्लिकेशन पॉलिसी क्या है, इसके कुछ चार्जेस भी हैं, ठीक है। अगर तो फिर प्रिपरेशन कैसे करनी है, फिर इसकी ना अब ये देखिए, एम्स इज एन ऑफिशियल जर्नल ऑफ द कोरियन सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस, was launched in 1965 as the Journal of Korean Society for Horticulture Sciences, ठीक है। HEB इस इंटरनेशनल इंडेक्स है, बहुत अच्छा जर्नल है, पूरी दुनिया के अंदर ये एक माना जाना अच्छा जर्नल है, ठीक है। इसके बारे में वो बता रहे हैं अपनी। फिर पब्लिकेशन फीस है, ठीक है। फिर मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन कैसे करनी है, आपने ये ऑनलाइन एक सिस्टम है, इसके थ्रू आपने ये पेपर जो है सबमिट करवाना है, ये ऑनलाइन, ठीक है। ये मैं बाद में बताता हूँ कैसे आपने ऑनलाइन कैसे करना है। अब इसके अंदर सारी वो बताया हुआ है कि परमिशन, ऑनलाइन सबमिशन, रिव्यू पॉलिसी क्या है, वो आपको पहले रिव्यू करेंगे, फिर एक्सेप्टेंस का प्रोसीजर क्या है, ठीक है। प्रूफ रीडिंग करेंगे वो सबसे पहले, ऑनलाइन फर्स्ट कैसे करेंगे, एथिकल स्टैंडर्ड के मुताबिक उसको ऑथर कंट्रीब्यूशन आप कैसे लिखेंगे, कॉपीराइट्स है, वही कहानी जो मैंने अभी आपको बताई है। रिसर्च रिपोर्ट्स जो है एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, ये जो है रिसर्च पेपर। अगर आपने रिव्यू आर्टिकल लिखना है तो फिर उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसके अंदर टाइटल पेज होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, कीवर्ड्स होने चाहिए, इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, सब टाइटल्स होने चाहिए, फिर कंक्लूजन होना चाहिए। अगर कोई ऐसा सप्लीमेंट्री डाटा है वो आप पब्लिश नहीं करना चाहते लेकिन आप देना चाहते हैं कि ये इसको कहीं रख लो, तो वो भी एक अलग से ऑप्शन भी होती है, ठीक है। आप समझते हैं कि वो इट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द पेपर, लेकिन सम टाइम जो रीड कर रहा है आपके आर्टिकल, उसको इसकी जरूरत पड़ सकती है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, तो वो आप अलग से एक फाइल बना के उधर सबमिट करवा देते हैं, सप्लीमेंट्री डाटा होता है। तो एक्नॉलेजमेंट, आप जिसने भी आपकी हेल्प की होगी उसको एक्नॉलेज जरूर करते हैं। या फिर आपको ये रिव्यू आर्टिकल या रिसर्च आर्टिकल लिखने के लिए किसी ने फंडिंग एजेंसी ने आपको पैसे दिए तो आप उसको एक्नॉलेज कर देंगे। फॉर दिस प्रोजेक्ट वाज फंडेड बाय द हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान, ठीक है। तो उसको भी आप एक्नॉलेज भी करेंगे, फिर रेफरेंसेस भी देंगे, फिर ये सारी, फिर आप डिटेल में इसका फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए, ठीक है। हर MS वर्ड्स के अंदर होना चाहिए, वर्ड्स का वर्जन कौन सा होना चाहिए जिसके अंदर आपने इसको लिखना है, ठीक है। फिर इसको फिर अगर आपने उसके अंदर कोई SI यूनिट है, आपको पता है SI यूनिट क्या होते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, जो भी है इसका, वो उसका स्टाइल क्या होना चाहिए,
ठीक है। फिर कवर लेटर, हर पेपर जब आप रिव्यू आर्टिकल सबमिट करवाते हो तो उसका एक कवर लेटर आप ऐड करते हो कि मैं ये डियर एडिटर आई एम सबमिटिंग दिस रिव्यू आर्टिकल एंटाइटल्ड दिस, ठीक है, दिस इज द उसकी इंपॉर्टेंस बताई, व्हाई दिस रिव्यू आर्टिकल वाज नीडेड, ठीक है। इसके ऊपर पहले काम नहीं हुआ था, मैंने सोचा कि इसके ऊपर काम किया जाए एंड अब मैं इसके अंदर कंप्रिहेंसिव रिव्यू किया है लेटर टू, इस तरह की एक पेज आपने लिख के आपने उसको, फिर टाइटल पेज है, वो टाइटल पेज कैसा होना चाहिए, वही जो चीजें मैंने आपको बताई है अभी, टाइटल पेज कैसा होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कीवर्ड्स कितने होने चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको फिर एट द एंड वो बताएगा कि इसके रेफरेंसेस कैसे होने चाहिए। तो वो सारी कहानी आपको यहाँ से डाटा अवेलेबिलिटी, रेफरेंसेस, साइटेशन कैसी होनी चाहिए, इस तरह का ये स्टाइल होना चाहिए, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, ठीक है। इस तरह आप हर जर्नल की गाइडलाइन के ऊपर जाओगे, ठीक है, और उसके मुताबिक आप अपने पेपर को राइट करोगे, ठीक है। क्या कहें, अच्छा इसको ऑनलाइन कैसे सबमिट करवाना है, ये लास्ट है, लास्ट एक मिनट सबमिट, ये आ जाओ, उसके बाद हमने पढ़ना है, चलो आप ये, अच्छा अब ये एक मिनट, अब हर जो जर्नल है उसका ना एक ये होता है अकाउंट बनाना पड़ता है, जैसा कि अभी मैंने अकाउंट बनाना हुआ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आप एज ए ऑथर लॉगिन होंगे, ठीक है। जब आप ऑथर एज ए लॉगिन होंगे, ये मेरा ये ऑलरेडी जो मैंने सबमिटेड है, मैंने कहा कि बीइंग प्रोसेस्ड, इस टाइम मेरे 2 पेपर है जो मैंने सबमिट कराए हुए, जो कि अंडर प्रोसेस है, क्या है, एडिटर असाइंड हो गया है, इन्होंने कहा कि ये जो आपका चैनल है ना, इसका आपका एडिटर असाइन हो गया है, और एक अंडर रिव्यू है। ये 2 पेपर मेरे ऑलरेडी जो डिफरेंट हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ज़रा हम मिलके ये काम कर रहे हैं, आपकी तरह के स्टूडेंट हैं सारे, अगर वो कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी आपके जस्ट 1 साल सीनियर है, 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, और ठीक है, उनमें से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो पीएचडी वालों की हेल्प कर रहे हैं, है 4th सेमेस्टर के, लेकिन वो पीएचडी स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं, आप भी करेंगे इंशाल्लाह। अब ये देखें, कुछ है जो हमारे ऑलरेडी डिसीजन हो चुका है, ये देखिए, ये हमारा एक्सेप्ट हुआ हुआ पेपर, ठीक है। ये हमने सबमिट कब करवाया था, 10 दिसंबर मैंने 2020 में इसको सबमिट कराया, और फिर हमारा 11 मई 2021 को ये एक्सेप्ट हो गया। इसके 3-4 बार इन्होंने हमें ये आगे लिखा हुआ है कि आपका रिस्पॉन्स क्या किया, डिसीजन लेटर्स हैं, कोरस्पॉन्डेंस है, ये सारी जो हमें कोरस्पॉन्डेंस करते रहे हैं, वो सारी की सारी इधर जो भी लेटर वो हमें भेजते रहे कि इसको ये करो, इसके अंदर ये चीजें ऐड करो, इसके अंदर ये चीजें रिमूव करो, तो उसके मुताबिक ये हमारे पास ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग जब ये पेपर पब्लिश करोगे, अगर आपने फर्ज किया आप में से किसी आप 2 हैं, आपने इस ग्रुप की भी हेल्प की है ना, अगर ये समझिए कि इन्होंने आपके, तो आपका नाम इसके अंदर ग्रुप पेपर के अंदर भी आ जाएगा। अगर आप दूसरों की हेल्प करें, ज्यादा एक दूसरों के साथ कोलैबोरेट करें, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की पब्लिकेशन में, I will be happy if you guys have lot of publication when you finish this degree, ठीक है। तो इस तरह जब आप एक पब्लिकेशन कर ली ना आपने, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना बहुत बूस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग सर इस टॉपिक में ना मैं रिव्यू लिख लूं, फिर तो आप तो मैं स्टूडेंट्स को ना जस्ट टाइटल बताता हूं, और तो टाइटल भी मुझे सर्च आउट करके सर ये टाइटल है, मैं इसके ऊपर काम कर लूं, तो कर लेते हैं, माशाल्लाह इतने ट्रेड हो गए, वो अभी आप जैसे ही ह्यूमन है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोग भी ऐसा ही अब अटेंडेंस